हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज तो यार एक जबरदस्त वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं जिसमें हम सीएमए इंटरमीडिएट में किस तरह रैंक लाया जाता है, कौन सी स्ट्रैटेजीज पे काम करके सीएमए इंटरमीडिएट का रैंक हासिल किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एंड गोज विदाउट सेइंग ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट यार ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको ऐसा एकदम कोई फ्लैशी स्ट्रैटेजी बता करके ये नहीं बताऊंगा कि ये घोल लो पी लो रैंक आ गया आपका, नहीं आने वाला वैसा। ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। रैंक लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ज्यादातर ऑडियंस जो अभी फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ जो बोलते हैं ना, रील्स में देखते हैं ना कि BMW देख ली, रोल्स रॉयस देख ली, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, रिव्यू देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहनत नहीं करते उसको हासिल करने के लिए। लगभग वैसा आप सभी का स्थिति है कि भैया आप सभी लोग मेहनत में तो बहुत पीछे हो, लेकिन रैंक लाने का ख्वाब आपने कब से देख रखा है। और अभी भी जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूं तो वो पुरानी बातें याद आ गई, हाँ हाँ रैंक तो हमें भी लाना है। तो यार ये वीडियो एक अटेम्प्ट है आपके सामने स्ट्रैटेजी के बहाने से ये डिकोड करना भी कि क्या आप एक रैंक मटेरियल बन भी रहे हो कि नहीं। क्या आपका रैंक लाना सिर्फ एक डिजायर बन के रह गया है या फिर आप उसकी तरफ एक एक करके स्टेप्स ले पा रहे हो कि नहीं। इसके लिए हमेशा की तरह मैं एनालिटिकल टूल्स बहुत ज्यादा यूज करूंगा। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा जो इंफॉर्मेशन कभी किसी भी फैकल्टी ने डिस्कस नहीं करी होगी। और क्यों नहीं करी होगी भाई? क्योंकि हर कोई उतना एनालिटिकली सोचता नहीं। मैं सोचता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी सोचें। हमेशा से स्ट्रैटेजी पे फोकस हमेशा रहा है एंड इस बार भी वही फोकस है। तो देखो भाई, दिसंबर 24 में रैंक लाना है नहीं लाना है, इस वीडियो को देखने के बाद खुद से क्वेश्चन करना। मैं भी करूंगा आपसे क्वेश्चन कि आर यू अ वर्दी रैंक होल्डर या आर यू अ पोटेंशियल रैंक होल्डर। ये क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में करूंगा। उसका जवाब अगर हाँ आएगा तो क्या करना होगा बता दूंगा, ना आएगा तो क्या करना होगा वो भी बता दूंगा। तो एकदम सही मायने में ये वीडियो एक बहुत ही गजब की जर्नी में आपको लेके जा रहा है, जहां पे आपको मैं सेल्फ इवैल्यूएशन करवा दूंगा कि आप रैंक के कितने पास या कितने दूर हो। ठीक है ना। तो ये अपना पूरा एजेंडा था। एक छोटा मोटा डिस्क्लेमर मुझे देना था जो मैं दे चुका हूं। अब क्या चीज का इंतजार है, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो मुझे यार कहावत याद आती है ना, वो कबीरदास जी के दोहे यार बचपन में पढ़े हुए थे। ऐसा ही एक दोहा अंदर से निकलता है कि भाई रैंक रैंक तो सब करे, मेहनत करे ना कोई। भैया ये क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। देखो यार, मतलब मुझे भी याद है क्लास फर्स्ट क्लास जब होती है ना, फर्स्ट क्लास में आप पूछ लो किसी से भी क्या करना है, रैंक किस किस को लाना, सबके हाथ एकदम ऐसे स्ट्रेट ऊपर खड़े हैं। जिसका नहीं हाथ खड़ा है ना वो थोड़ा सा भय में है कि यार मैंने हाथ नहीं उठाया, कोई मेरे को जज ना कर ले। बट सच्चाई यही है कि ठीक है, रैंक का ख्वाब सब देखते हैं, सबको लाना होता है, लेकिन अल्टीमेटली हम किस ट्रैप में फंसते हैं भाई। लास्ट में हम ऐसे फंस जाते हैं कि नहीं नहीं तैयारी अच्छी नहीं है, अगले टर्म पे देंगे, या फिर नहीं नहीं दोनों ग्रुप तो नहीं हो सकता, एक ही ग्रुप देंगे। दोनों ही हालतों में आप कहाँ क्या सोच रहे थे और क्या कर रहे थे, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ये हर किसी की कहानी है, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी की कहानी है। ये क्यों होता है पता है? ये इसलिए होता है क्योंकि रैंक एक अच्छा ख्वाब है, डिजायर आ गई हमारे माइंड में, लेकिन उसके तरफ क्या काम करना है, कैसे करना है वो हमें पता भी नहीं है। बस एक ख्वाब देखा हुआ है और उस ख्वाब को देख करके हम काम करना बंद कर दिए। अब ये सबकी प्रॉब्लम है तो डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें मैं। तो सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यार अवेयर ही नहीं है कि उनको ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए क्या क्या हासिल करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो भैया, मतलब हासिल क्या करना है, रैंक ही तो हासिल करना है। अरे नहीं, रैंक हासिल करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर परसेंट उठाना पड़ेगा एग्जाम में, एक पर्टिकुलर पैटर्न से पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। तो उन सारी चीजों को डिस्कशन में ला रहे हैं, पहले अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करेंगे। दूसरा, मैंने यहां लिखा है कि आपके मन में ना सिर्फ रैंक को लेकर के ना एक डिजायर है, चाहत आपके माइंड में, लेकिन आपके रियल एफर्ट जो है ना वो नहीं है, नहीं है, किसी के भी नहीं है। मतलब गिनती के बच्चे हैं जो रैंक की तैयारी कर रहे हैं, और मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो बच्चे अभी इस वक्त क्या कर रहे थे। ठीक है ना। पॉसिबली, चलो अभी बता देता हूं, पॉसिबली इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं। यस, जो एक्चुअल रैंक होल्डर्स होने वाले हैं वो शायद इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं। क्यों सर? क्योंकि उनको ये सारी चीजें शायद पहले से मालूम है। हाँ, कंफर्म करना है कि नहीं ये सारी चीजें जो हमें मालूम है वही है ना रैंक स्ट्रैटेजी, तो ठीक है मे भी तब देख लें। बट अदरवाइज ज्यादातर लोग नहीं देखेंगे ये सब। वो मेहनत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं उसके लिए क्या कारण है समझाऊंगा मैं आपको। चलो आओ, सबसे पहले दिसंबर 23 का ना अभी अपने पास में रिजल्ट है। वैसे हो तो जून के भी एग्जाम गए हैं, लेकिन जून का रिजल्ट अभी एक महीना दूर है। तो जब जून का रिजल्ट आएंगे इस तरह का वापस एक वीडियो ड्रॉप कर दूंगा ताकि आप सबकी आंखें खुल जाए। लेकिन अभी दिसंबर 24 का एग्जाम सर पे ही है, तो सोचा एक बार दिसंबर 23 का रिजल्ट एनालिसिस किया जाए आपके लिए।
अब ये रिजल्ट एनालिसिस एक आम रिजल्ट एनालिसिस नहीं है, मैं आमतौर पे बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंडसेट से काम करता हूं, एंड इसीलिए जब डेटा मुझे मिलता है मैं उस डेटा को बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन होकर के उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की चेष्टा करता हूं। एग्जैक्टली व्हाट वी आर सपोज टू डू इन बीडीए। होता नहीं है, बीडीए में थ्योरी आती है, बट सही मायने में ये सब सिखाना चाहिए था सिलेबस में। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, आओ दिखाऊं आपको। सबसे पहले दिसंबर 23 में क्या आपको ये पता भी है क्या, मतलब अवेयरनेस की बात ही हो रही है ना, तो एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछता हूं। कितने बच्चों का रैंक आया था दिसंबर 23 के एग्जाम में? हाँ, ओके कई बच्चे बोल रहे हैं 50 बच्चों का रैंक आया होगा। नहीं, 50 टोटल रैंक्स होते हैं। टोटल रैंक जितने बच्चे लेकर के आए वो थे टोटल काउंट में 99, एक कम रह गया। करेक्ट, 99 स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक आया। किसी का रैंक 1, किसी का रैंक 7 वैसे 3 जनों के थे, और किसी का रैंक 50 तक। तो इस तरह से 50 रैंक पे 99 लोग इन्वॉल्व थे। ये 99 लोग कहां से हैं, क्या हैं, हर चीज की इंफॉर्मेशन देता है सीएम इंस्टीट्यूट। तो बेस्ट पार्ट इज आपको पता रहेगा कि कहां के बच्चे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर में भी आऊंगा, बताऊंगा आपको। फिलहाल अब उनके ना मार्क्स के रेंज बता देता हूं आपको मैं। अगर हम टॉप 50 को एज अ रेंज देखें, डेटा सेट देखें, तो 50वें रैंक पे जो बंदा या बंदी है, उस जो बच्चा है उसका 505 नंबर आया है। भैया कितना हो जाता है ये परसेंटेज वाइज? 63%। अगर 63% के नीचे, मतलब अब अगर इसी को हम माइलस्टोन लेकर के चले फॉर इवन दिसंबर 24 टर्म, तो ये कहना गलत नहीं होगा, और वैसे 2022 के सिलेबस का ही है तो कंपैरेबल भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप 63% हासिल कर ही नहीं सकते, या उसके बारे में सोचा ही नहीं है कि 63% आ भी सकता है क्या, तो आप रैंक ख्वाब देख रहे हो, उसकी तरफ आपने कोई दूसरा ख्वाब की तरफ ना कोई माइलस्टोन सेट नहीं किया है। तो पहला तो मैं आपके सामने भाई एक बड़ा अड़ंगा लगा दिया कि भैया 63% के नीचे अगर आप सोच रहे हो तो रैंक के बारे में मत ही सोचो, पास हो जाओ, अपनी दुम बचा लो, उतना ही बहुत है। भैया बहुत ज्यादा ब्रूटल हो गया ये, सच बोल रहा हूं मैं, अब बुरा लग रहा है तो लग रहा है। वैसे जो रैंक 1 लेकर के आया बच्चा, उसका 680 आया, जो कि 85% होता है। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे इतने मार्क्स भी होते हैं क्या? हाँ, इतने मार्क्स भी होते हैं। 85% किसी स्टूडेंट ने लाया, उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया, है ना। तो आप ये समझिए कि AIR 1, अब ख्वाब भी तो हम छोटे नहीं देखते ना, हम कभी भी, हम हमारे सबके डेस्क के आगे लिखा हुआ है AIR 1, है ना। अनफॉर्चुनेटली सारे टीचर्स आपको प्रेरित करेंगे, ये बताएंगे AIR 1 लिख देना, AIR 1 एकदम डेस्क में लिख देना, अच्छे से लिख देना, रोज सुबह देखना, ताकि क्या मोटिवेशन आए। उसके बगल में मेरी एक राय लिखो, बगल में ना 85% प्लस भी लिखो, क्योंकि ऐसे नहीं आएगा। AIR 1 को विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होगा, आपको वो 85% प्लस धमकाएगा रोज। आपके 100 में से अगर मॉक एग्जाम दिया और 80 भी आए ना, तो आपको खराब लगेगा अंदर से कि 80 में तो नहीं होने वाला मेरा AIR 1, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू नो। हम विजुअलाइजेशन की ताकत के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन जब तक आपके सामने एक क्लियर माइलस्टोन नहीं होगा, जब तक आपके सामने एक क्लियर बेंचमार्क नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रैंक 1 किधर आया, 85% पे जाकर के। आप ख्वाब 85 का देखो, उसके बावजूद रैंक 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, वो बात की बात है। लेकिन 85 के नीचे अगर आप सोच रहे हो तो रैंक 1 मत सोचो, ठीक है, एकदम सीधी बात। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं हमको रैंक 1 नहीं चाहिए, हमें टॉप 10 से भी हो जाएगा हमारा काम। तो लो जी, टॉप 10 का भी आपके सामने डेटा है। टॉप 10 में जो 10th रैंक लेकर के आया बच्चा, उसका 571 का टोटल मार्किंग है, जो कि हो जाता है 71%, और 680 ऑब्वियसली रैंक 1 था ही, तो उसका हो जाता है 85%। यानी ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप 70% के ऊपर लाने का नहीं सोच पा रहे हो, आपको लगता ही नहीं है 70% आएगा क्या हमारा, तो उसके बाद में आप टॉप 10 में तो अपनी जगह शायद हासिल ना कर पाओ। तो ये समझिएगा 63 से 71 के बीच में 40 रैंक है, लेकिन 71 के ऊपर ही है जो टॉप 10 है। तो कितनी मेहनत है, क्या है, अगर आप अपने डेस्क पे लिखते भी हो AIR 1 या कुछ भी, तो फिर उसके साथ में प्लीज परसेंटेजेस लिखना शुरू करो, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म का हुआ है, एनालिसिस बहुत करते हैं अपने, आ जाओ। और जो बच्चे मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं ना, वो अभी कमेंट में लिखने वाले हैं कि हाँ भैया ने बहुत एनालिसिस किया और क्या क्या किया हमें दिखाया है काफी बार, है ना। तो वही एनालिसिस यार थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। आओ सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सब्जेक्ट वाइज ना डेटा मैंने ना बहुत ज्यादा निकाला है, सारे के सारे रैंक होल्डर्स का इंफॉर्मेशन निकाल लिया, रैंक होल्डर्स की इंफॉर्मेशन के बाद उनके नंबर निकाल लिए, और नंबर निकाल करके बहुत सारी एनालिसिस कर ली। अब कई बच्चे बोलेंगे फेंकता है फेंकता है, फेंकता नहीं हूँ भाई, आपको दिखा देता हूँ मैंने डेटा कैसे इवेल्युएट किया है। तो ये मेरी पूरी वर्किंग्स, जाहिर सी बात है इस पूरी वर्किंग को मैंने किया है गूगल शीट पे, और ऑब्वियसली
काफी ज्यादा एआई वगैरह का यूज किया, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती एक बार में, तो एआई का यूज लिया, गूगल शीट का यूज लिया, सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑब्टेन किए, उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको वर्कआउट किया, और वर्कआउट करके आपके सामने रिजल्ट्स भी हैं। तो मेरे पास दो कैटेगरी है, टॉप 50 की एक अलग कैटेगरी है, टॉप 10 की एक कैटेगरी है। आपको इतने नंबर के बीच में जाना नहीं है, मैंने सारे रैंक होल्डर का वैसे डिटेल निकाल लिया, लेकिन आपको इतने डिटेल में नहीं जाना, मैं आपके लिए उसकी समरी रख देता हूं। अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करें ना, तो आप सभी को पता है कि दोनों ग्रुप देंगे इकट्ठे तभी जाकर के रैंक आ सकता है। अच्छा, यही नहीं मालूम था क्या? अरे भाई, इतना तो समझना पड़ेगा कि दोनों ग्रुप इकट्ठे दोगे ना तब जाकर के रैंक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब दोनों ग्रुप इकट्ठे देने वालों में क्या हाल हुआ रैंक होल्डर्स का, जरा वही देख लेते हैं। तो भाई मेरे पास यहाँ पे ना एवरेजेस हैं। अगर हम एवरेज की बात करें तो टॉप 50 में भी अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज देखो कैसी कैसी है। लॉ के पेपर में रैंक होल्डर्स की एवरेज है 65। हम ख्वाब देख रहे थे 80 का। हाँ, आप 80 का ख्वाब तो देख रहे हो, पर आप 80 के लिए ना तैयारी कर रहे हो और ना आपको पता है 80 कितना बड़ा फिगर है। रैंक होल्डर्स का लॉ में एवरेज बन रहा है 65, तो यार 65 इज अ गुड नंबर। एफए में 66 का एवरेज है, टैक्स में 73 का एवरेज है ना। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि टैक्स में इतनी गजब की एवरेज आ रही है सबकी। तो टैक्स भाई बहुत स्कोरिंग पेपर है। मेरे टैक्स के कुछ दोस्त यार हैं, कुछ फैकल्टीज हैं जो पढ़ाते हैं टैक्स, दोस्त यार भी है मेरे, आपको पता है कौन है, कमेंट में शायद आप नाम भी लिख दोगे। तो भाई वो भी कहते हैं कि हाँ टैक्स का पेपर बहुत आसान आता है, इस वजह से नंबर आते हैं। बट मुझे पर्सनली टैक्स बहुत पसंद नहीं है एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, लेकिन हाँ टैक्स में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। एवरेज इज 73, ब्रिलियंट। फिर नेक्स्ट बेस्ट एवरेज है कॉस्ट में, और कॉस्ट मुझे पता है मेरा ही पेपर है तो मुझे पता है यहाँ पे नंबर मिलते हैं। रैंक होल्डर्स की एवरेज आ रही है 71। अब यहाँ पे आपको वापस ना एक बार दिमाग लगाना अपना, ओहो हो रैंक होल्डर्स का एवरेज 70 है, हम भैया को प्रॉमिस करके हम भैया 90 लाएंगे, हम 90 लाएंगे। तो थोड़े नीचे आओ, थोड़े से धरातल पे आओ और समझो रैंक होल्डर्स की एवरेज 71 है, तो आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ मचाने की जरूरत नहीं है। रीजनेबल एस्टिमेशन रखिए, रीजनेबल खुद के लिए बेंचमार्क नहीं, उससे भी काम हो जाएगा। OMSM सरप्राइजिंगली इसमें बहुत कम नंबर है, जबकि एक स्कोरिंग पेपर होता है आमतौर पे। हो सकता है कि ये दिसंबर 23 टर्म स्पेसिफिक हो, बट आमतौर पे OMSM में ठीक ठाक नंबर आते हैं, पर इसकी एवरेज काफी खराब है 64। फिर आता है CAA, बहुत अच्छी एवरेज है 75 की एवरेज, इज अ ब्रिलियंट एवरेज फॉर कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट। खास करके इसमें ऑडिट सेगमेंट है, मार्क्स नहीं आने चाहिए लेकिन फिर भी आ रहे हैं। वेरी गुड एवरेज 75, ब्रिलियंट। अगेन इस पे भी मेरे दोस्त यार हैं या फैकल्टीज हैं जिनसे दोस्ती है, और उनसे मैंने ये फीडबैक लिया हुआ, और उन्होंने भी ये कहा कि ये सर ये भी रीजनेबली पेपर इजी आ जाता है। CFR की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फाइनल का पेपर है वो हार्ड है, लेकिन ये वाला रीजनेबली इजी होता है। और फिर आते हैं अपने दो जिगर के टुकड़े भैया, FM और MA। ये पेपर्स में मैंने पहले भी कहा था नंबर नहीं मिलते हैं आपको। FM में इसलिए नहीं मिलते क्योंकि भैया आपका ताकत नहीं है फाइनेंस को अच्छे से घोल करके पीने का। आपको ये समझना पड़ेगा कि नहीं यार हमारे इतना हमारा ना पसंद का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि FM में मैथमेटिक्स है, पसंद नहीं आता, और MA जनरली थोड़ा सा टफर पेपर है। इन दोनों में आप एवरेज देखो, आपको देख करके समझ में आएगा कि रैंक होल्डर्स की एवरेज भी 64 और 59 की है, विच इज लोवेस्ट अमंग ऑल 8 सब्जेक्ट्स। सारे 8 सब्जेक्ट में ये सबसे लोवेस्ट आ रहे हैं। तो यार ये मतलब चिंता का विषय तो है, और ये चिंता का विषय रैंक होल्डर्स के नंबर्स लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। अब अगर आप इसी में मैक्सिमम स्कोर्स भी देखोगे तो मैक्सिमम स्कोर्स में भी आप पाओगे कि FM और MA में स्कोर्स मैक्सिमम 90 टच नहीं हुए। वैसे तो टच OM में भी नहीं हुआ, बाद बाकी जगह जहां जहां 90 टच हुआ वहां अच्छे से टच हो गया है। लॉ में 90 टच नहीं हुआ तो भी 89 इज अ वेरी वेरी गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। अब मिनिमम स्कोर्स भी लेकर के आऊं मैं आपके रैंक होल्डर्स के। रैंक होल्डर्स के मिनिमम स्कोर्स देखोगे आप तो आप देखो CAA में और टैक्स में, इनमें या कॉस्ट भी गिन लेते हैं, इनमें 3 पेपर्स में 50 के नीचे नहीं आते हैं रैंक होल्डर्स के। तो अगर आप इन तीनों पेपर में किसी में भी 50 के नीचे लाने का सोच रहे हो या आ सकता है तो रैंक बहुत दूर हो जाएगा आपसे, क्योंकि इन पेपर में तो स्कोर करना ही पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट लॉ, इफ यू लुक एट FA, यू लुक एट OMSM एंड FMBDA एंड MA, तो इनमें जो स्कोर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। मतलब रैंक होल्डर्स के साथ भी ऐसा होता है कि वो जस्ट पास हुए इस पेपर में लेकिन फिर भी रैंक आया। तो ये एक पॉजिटिव बात, फर्स्ट पॉजिटिव बात है इस वीडियो की कि हाँ भाई जस्ट पास होकर के भी रैंक आ सकता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मिनिमम स्कोर्स आए होंगे इधर लेकिन फिर भी रैंक लेकर के आए। टॉप 10 में ये कहानी थोड़ी सी बदलती है। टॉप 10 वाले जो बच्चे हैं उनके स्कोर्स आपके सामने हैं, इनकी देखो एवरेजेस भी इंप्रूव्ड होगी, मैक्सिमम स्कोर्स मैक्सिमम ये लोग ही स्कोर करेंगे और मिनिमम भी इनके इंप्रूव्ड होंगे। पर हम इससे एक ओवरऑल जनरल एनालिसिस जो कर सकते हैं उनके ऊपर हम मैं आपको जवाब दूंगा कि क्या क्या मेन एनालिसिस हम कर सकते हैं। बट यस हमारे पास कुछ डेटा तो है जिसको हम लोग अभी अपने सामने रख पाए हैं। अगर हम ग्रुप वाइज बात करें तो यार ग्रुप वाइज भी बहुत तगड़ा बात है।
टॉप 50 रैंक होल्डर्स का अगर आप ग्रुप स्कोर देखोगे तो उनकी एवरेज आती है 275 की, यानी 275 ग्रुप में आपको टोटल लेकर के आना है ऑन एन एवरेज, और वहीं पे 299 का एवरेज आता है अगर आपको टॉप 10 रैंक्स में आना है फॉर ग्रुप 1। ग्रुप 2 में ये एवरेज 262 और 295 पे आ जाती है, तो ग्रुप 1 के मुकाबले ग्रुप 2 लेसर स्कोरिंग है ये कहा जा सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें टोटल स्कोर्स की, तो टोटल स्कोर्स में भी 537 ऑन एन एवरेज स्कोर है जहां पे रैंक माने जा सकते हैं, और अगर आप टॉप 10 में आना चाहते हैं तो उसका एवरेज आता है 594 का। मैं एवरेज की जब बात करता हूं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 594 के नीचे 10th रैंक नहीं आ सकता है। 10th रैंक 571 पे ही आ गया, ये मिनिमम लिखा है मैंने यहाँ पे, तो 571 पे 10th रैंक आ गया, बट एवरेज जो आ रही है वो 594 की आ रही है टॉप 10 रैंक होल्डर्स की। और अगर हम बात करते हैं अबाउट टॉप 50 रैंक होल्डर्स, तो उसमें मिनिमम 505 पे भी रैंक आ गया, सो 505 पे रैंक है, लेकिन 537 की एवरेज मानी जा सकती है फॉर टॉप 50 रैंक होल्डर्स। समझ में आ रही है बात? गुड। अब बात करते हैं पेपर वाइज डिफिकल्टी लेवल। रैंक होल्डर्स की परफॉर्मेंस देख के ये तो समझ में आ गया कि कुछ पेपर टफ है और कुछ पेपर आसान है, कुछ पेपर नॉर्मल है। तो भाई डिफिकल्ट पेपर में मैं नाम लूंगा एमए का, हमारा ही बच्चा है, हमारा ही जिगर का टुकड़ा है, लेकिन हम क्या करें, ये पेपर आमतौर पे टफ है, एंड मैं बहुत ज्यादा वोकल रहा हूं इस चीज को लेकर के। मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को इस भ्रम में नहीं रखा कि भाई मेरा पेपर है तो आप बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हो, आपका तो अच्छा ही जाएगा। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। मैंने हमेशा बोला ये पेपर बना हुआ ही इस हिसाब से है कि इसमें लाख तैयारी करके जाओ, आपको पेपर चमका सकता है, आपको सरप्राइज कर सकता है। अधिकतर बच्चों के साथ होता है ऐसा। तो एमए डिफिकल्ट पेपर है, लिख के ले लो। फिर आते हैं अपने एवरेज पेपर्स, जिसमें आ जाता है लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओएमएसएम, एफएमबीडीए या एफएमडीए जो भी आप कहें, ये सारे आपके आ जाते हैं एवरेज पेपर्स में, यानी ये ठीक ठाक पेपर्स हैं जहां पे आप ठीक ठीक स्कोर कर सकते हो। और जो इजी पेपर्स आते हैं वो आते हैं टैक्स, कॉस्ट और सीएए यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट, और आपको इन पेपर्स में इसी तरह का स्कोर ला करके दिखाना होगा। जैसे मैं एक बेंचमार्क के तौर पे बताऊं तो इन सभी में आपको 70 प्लस लाना पड़ेगा, इन सभी में आपको 60 प्लस लाना पड़ेगा, और इसमें 50 प्लस लाना पड़ेगा। अगर आप ये ओवरऑल मेंटेन कर लोगे तो आपका शायद रैंक का स्ट्रैटेजी बन जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूं करके। इसमें अगर आप सब में 70 ले आए तो 210 मिनिमम है, इसमें आप सब में ले आए तो 240 मिनिमम है, और इसमें 50 है, तो ये सब मिला करके 500 की रेसिपी हो गई ना। हाँ, ऑलमोस्ट देयर है ना। मिनिमम टू मिनिमम अगर आपको रैंक लाना है तो आप ये समझ करके चलिए कि 70 प्लस इन दीज इजी पेपर्स, 60 प्लस इन दीज एवरेज पेपर्स एंड 50 प्लस इन हार्ड पेपर कैन लीड यू क्लोजर टू द रैंक। ये वही रैंक का स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरी वर्किंग तो है और मैंने बहुत सारी एनालिसिस की है, वो सारी यहाँ पे मैंने लिस्ट कर रखी है, आपको वक्त मिलेगा तो वीडियो में पॉज करके देख सकते हैं। फिलहाल अब बात है कि टेक अवेज का, यानी कि इतना सारा एनालिसिस करने के बाद अब भैया सच्ची सच्ची बात बताओ कि रैंक हमारा आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई इस चीज का जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं आपको लगातार क्वेश्चंस पूछूंगा, आप खुद को जवाब दे देना। मुझे भी देने की दरकार नहीं है, कमेंट में भी लिखने की दरकार नहीं है इस बात की कि आप रैंक मटेरियल हैं कि नहीं है, पर खुद से झूठ मत बोलना। अभी जब मैं एक एक करके आपसे प्रश्न पूछूंगा उस प्रश्न का जवाब खुद को ठीक से देना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला की टेक अवे मेरा यही है कि भाई ये हाई टाइम है ये रियलाइज करने का कि क्या आप एक पोटेंशियल रैंक होल्डर हो भी कि नहीं हो, आपका रैंक आना भी है कि नहीं आना है, और उसी के हिसाब से आपका प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। जैसे समझाता हूं मैं, प्लान ऑफ एक्शन में मान लो आपने ये अभी पूरा इवैल्यूएशन किया, आंकलन किया, और आपको समझ में आ गया कि नहीं अपन का रैंक आ सकता है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसमें डिस्करेज नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है आपका रैंक आ सकता है तो आप पहले ये तय कर लो कि रैंक तो लाना है। अब रैंक लाना है तो आप पहले ये देखो कि क्या आपका दिसंबर 24 में 500 प्लस आ जाएगा क्या, क्योंकि 500 के नीचे रैंक नहीं आएगा, ये हम प्रेज्यूम करके चल सकते हैं। वैसे देखो पेपर हार्ड आया तो हो सकता है कि 480 पे भी रैंक आ जाए, कोई कुछ जानता नहीं है, लेकिन एक बार के लिए मानते हैं कि क्या 500 से ऊपर हमारा आ सकता है क्या। अगर आप अभी जिस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन चल रही है या जो आपने प्रोजेक्ट किया है उस हिसाब से 500 प्लस आपका आ जाएगा, दोनों ग्रुप आपका निकल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो दिसंबर 24 इज योर अटेम्प्ट, जाइए मेहनत कीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब अभी भी 5 महीने हैं पेपर देने को, तो अभी से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से एफर्ट हो जाए। 5 तो नहीं है, 5 से कम ही है, पर जो भी हो जाएगी तैयारी हो जाएगी तो रैंक भी आ जाएगा। पर भैया रैंक लाना है लेकिन 500 नहीं लग रहा आएगा, मतलब दिसंबर तक भी चले जाएंगे तो शायद नहीं आएगा, तो भाई मैं कहता हूं रैंक की अगर फिर जिद ही है तो फिर एग्जाम डिफर ही करना पड़ेगा। जून 25 आपके लिए एक सुटेबल टर्म हो सकता है। अच्छा भैया ऐसे भी तो बच्चे हैं, और अधिकतर बच्चे तो ऐसे ही हैं जिनको देख के समझ में आ गया रैंक तो नहीं आएगा, 500 तो नहीं ला सकते, दोनों ग्रुप इकट्ठे दे नहीं सकते,
तो भैया हमें समझ में आ गया ये रैंक एक अच्छा डिजायर है, पर वो मेरे बस का नहीं है। वो भी एकदम परफेक्टली नॉर्मल है, मैं भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। अब कई बच्चे बोलेंगे अच्छा हमें छोटा दिखा रहे हैं, कोई छोटा नहीं दिखा रहा हूं, लॉजिकल लोग हैं ये लोग जो डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा रैंक बस का नहीं है। जैसे कि मैं अगर खुद का भी पर्सनल बताऊं तो मैंने भी कभी रैंक अचीव नहीं किया, क्योंकि मैं इस कैटेगरी में आ गया था। प्रॉब्लम पता क्या है, बस एक ही प्रॉब्लम है मुझे जो अपनी पढ़ाई की दुनिया से लगता है कि मैंने पढ़ाई के टाइम पे गलत क्या किया। मैं इस कैटेगरी में खुद ब खुद आ गया था, मुझे इस कैटेगरी में जाने का अनुभव ही नहीं हुआ। जो आपको अवेयरनेस मिल रही है ना, इतना लाना होगा, इतना परसेंटेज करना होगा, मुझे इतना पता ही नहीं था अपने दिनों में। मुझे नहीं पता था, मुझे बस वो रैंक एक ख्वाब है, मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है, और लास्ट तक जाते थे समझ में आता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो मैं नीचे आ गया। मैं नीचे वाली कैटेगरी में आ जाता था एग्जाम आते आते तक। आप भी शायद यहीं पे आ गए हो। अब यहां आ गए हो तो आप ये देखो कि क्या आपका 400 तो आ जाएगा क्या। हाँ भैया 400 आ जाएगा, तो दिसंबर 24 में दोनों ग्रुप दे देना, बोथ ग्रुप दे देना। दे दे भैया, हाँ दे दीजिए, पास भी हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मतलब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी पर पास हो जाएंगे। अच्छा भैया 400 नहीं आएगा, अगर हम दिसंबर तक पूरा भी जोर लगा देना तो भी 400 नहीं आएगा, तो सुसाइडल अटेम्प्ट करो ही मत, दोनों ग्रुप के लिए जाओ ही मत। मैं कहता हूं दिसंबर 24 में या तो एक ग्रुप दे देना, या फिर आपको जिद है तो आप जून 24 में इकट्ठे दोनों ग्रुप दे देना, जून 25 में। करेक्ट। तो आपके सामने पूरी सिचुएशन मैंने रख दी। अगर आपको लगता है रैंक लाना है, हिम्मत भी है, डिजायर भी है, मेहनत भी कर लेंगे और हमारे बस का भी है, तो 500 आएगा क्या, आएगा तो इस टर्म दे देना, नहीं आएगा तो अगले टर्म दे देना। अच्छा, और रैंक नहीं आएगा भैया, समझ में आ गया, हम अपनी औकात से परिचित हैं और उसमें कुछ बुराई नहीं है, हमें पता हम रैंक मटेरियल नहीं है, कोई बात नहीं, रैंक मटेरियल नहीं हो, लेकिन क्या दोनों ग्रुप साथ में देकर के निकाल लोगे। हाँ निकल सकता है, तो दिसंबर में दे देना एग्जाम। पर भैया शायद नहीं आएगा, अभी तो नहीं आएगा, तो जून में दे देना। समझ में आ रही बात। मैं चाहता हूं आप ना सुसाइड, मतलब जरूर एक रैंकर स्ट्रैटेजी वीडियो है, पर यार मैं ना एक एवरेज बच्चे को ना मैं सुसाइड करने नहीं जाने दे सकता। क्या तेरा तैयारी ही नहीं है तो एग्जाम जा और एग्जाम में जाके फेल हो जा। मैं वो बेकार में फेल किसी को नहीं करवाना है। मेरा सीधा सीधा ख्वाब यही है कि भाई मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों तक ना अपनी जो भी एक्सपर्टीज है उसको पहुंचा पाऊं। रैंकर्स का भला अपने आप हो जाएगा, उनके फैकल्टीज उन पे काफी मेहनत कर रहे हैं, वो खुद पे बहुत मेहनत करें, रैंकर्स का ऐसे ही भला हो जाएगा। पर ये जो भोले बच्चे हैं जो रैंक शायद नहीं ला सकते, उनको ये सुझाव देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई बात नहीं, रैंक ही सब कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो और दोनों ग्रुप साथ में निकालो तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। तो इसके बारे में सोचिएगा आप। मैंने अपनी तरफ से काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे, आप जवाब लीजिएगा। जाते जाते एक चीज तो समझ में आ गई भैया, मॉक्स बहुत क्रिटिकल है। भैया ये कैसे पता चल रहा है आपको? यार अब मैं ना इसकी ना पोल नहीं खोलूंगा, ठीक है, बट मैं आपको बस एक बता देता हूं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, अगर आप ईस्ट इंडिया से हैं, कुछ हद तक आप वेस्ट इंडिया से भी हैं, तो आप पढ़ाई सीरियसली कर नहीं रहे होंगे। देयर इज अ ग्रेट चांस, एक्सेप्शन हर जगह है, मैं जनरल बात पे बोल रहा हूं। और यही रीजन है कि साउथ इज डूइंग सो गुड। कभी कभी अप्रिशिएट करना भी चाहिए। मैं साउथ इंडिया के लिए नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी साउथ को अप्रिशिएट तो करूंगा कि साउथ इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, जम के बच्चे पढ़ रहे हैं, रैंक ला रहे हैं, स्कोर अमेजिंग ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन सबके जीवन में एक खास बात पता क्या है? आप देख लो, वो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए नहीं है। आप देख लो, साउथ वाले बच्चे आमतौर पे यूट्यूब पे आपको कमी दिखेंगे। वो कहां है भैया? वो किताबों में। वो कहां है? मेथड्स पे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा फैकल्टीज बहुत जोरदार होंगी, नहीं 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 नहीं, उनको सीधा अपना पता है, स्कैनर सॉल्व करना है तो करना है। उन्होंने शिद्दत से स्कैनर को अपना बाइबल मान लिया, सॉल्व किया। और हम क्या कर रहे हैं भाई? बाकी सारा इंडिया क्या कर रहा है? बाकी सारा इंडिया वेट कर रहा है कि गौरव भैया या फलाना डिमकाना फैकल्टी यूट्यूब पे लेके आएंगे मैराथन, यूट्यूब पे लाएंगे हमारा स्कैनर सॉल्विंग, और हम उनके साथ वीडियो में करेंगे, अरे वाह मजा आ जाएगा, लाइव करेंगे ये वो। ऐसा सोच रहा ना, मैं हमेशा से ही बोलता रहा हूं, ऐसा अगेन कोई नई बात नहीं है। यूट्यूब पे तो मैं रिविजन्स के एक तरह से सख्त खिलाफ हूं, और बहुत ओपनली भी इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूं कि हम तो लेंगे भाई, क्योंकि हमारे लिए ये एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है। हम अगर रिवीजन लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंचेगी कि हाँ भाई फैकल्टी मेहनत करते हैं, और जाहिर सी बात है आप अपने जूनियर्स तक रिकमेंडेशन भी लेकर के जाओगे। एंड हमें हमें भाई भूख
पैसों की भी नहीं है शायद, हमें भूख इस बात की है कि हमें ना बच्चे पढ़ाने को मिले। ज्यादातर टीचर्स ना ऐसे है कि हम लोग जो बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे भुक्कड़ टीचर्स हैं कि हमें बच्चा बोल दिया ना सर हमें पढ़ाओ, तो हम तो बैठा के पढ़ा लेंगे, बैठ जा पढ़ ले। बस एक शर्त है, मजाक नहीं करे, पढ़ना चाहे, जेन्युइनली पढ़ना चाहे, पढ़ाई कराएंगे भाई, क्यों नहीं कराएंगे। अधिकतर फैकल्टीज की यही सोच है। तो वही चीज है यार, मुझे ये एक मिसिंग फैक्टर दिखता है। रिविजन्स आप YouTube पे डिमांड करोगे, YouTube पे देखोगे, लास्ट तक मैराथन देखोगे, और ये वीडियो देखने के बाद में भी देखोगे, मुझे पता है। तो भाई मैंने अपनी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, YouTube रिविजन्स आर डिजास्टर्स। थोड़े दिन पहले शर्मा सर ने भी बोला था, और बहुत बड़े फैकल्टी है शर्मा सर, मैं प्रवीण सर की बात कर रहा हूँ, उनका भी एक वीडियो देखा था और उन्होंने भी इस चीज को बोला था कि यूट्यूब रिविजन से कुछ नहीं होने वाला। और मैं टोटली आई सेकंड हिज थॉट कि यार उन्होंने गलत नहीं बोला, और यही चीज पे मेरे को भी लगता है, और आज से नहीं बहुत पहले से लगता है कि कुछ नहीं होने वाला वहां से। और इसी वजह से अगर आप वो काम उसके चक्कर में क्या होता है ना, डिले होते जा रहा है, प्रोसेस डिले होते जा रहा है। रिविजन नहीं अभी तो नहीं होगा, अक्टूबर में आएगा ना, तो अक्टूबर में तैयारी करेंगे। हाँ जी, तो आप वेट कीजिए। और अभी जो रैंक होल्डर्स है वो क्या कर रहे हैं पता है, दे आर ऑलरेडी गियर्ड अप। वो ऑलरेडी गियर अप कर चुके हैं साहब। गियर अप करने का मतलब क्या हो गया, तैयारी शुरू है, जो सब्जेक्ट हो चुका है, क्लास कंप्लीट हो चुकी है, स्कैनर खुल चुके हैं उनके, स्कैनर सॉल्विंग हो रही है, मॉक देने की तैयारी हो रही है, सब काम कर रहे हैं वो। बस इस भरोसे नहीं बैठे कि यूट्यूब पे क्लास आएगी। तो डेफिनेटली एक बड़ा स्टेटमेंट हमेशा की तरह मैं दे करके जा ही रहा हूं कि यार रैंकर स्ट्रैटेजी जो है वो ये सारी चीजों को मिला करके गुच्छा है। डिसिप्लिन, नंबर 2 अवेयरनेस कि हमको क्या हासिल करना है। सिर्फ AIR1 लिखने से नहीं होगा, उसके बगल में 85% लिखना होगा, और फिर उस 85% को देख करके रोना होगा, और एक दिन खुद को बोलना होगा। वो एक ही बच्चा है या 2-3 बच्चे होंगे जो पूरे इंडिया में उसको देख करके रोएंगे नहीं, बाकी सब रो देंगे कि यार मैंने सिर्फ लिखा 85%, मेरा नहीं आएगा, है ना। वो रियलाइजेशन बहुत जरूरी है बच्चा। वो 3-4 बच्चे हैं पूरे इंडिया में जो 85% लिख करके हिम्मत भी दिखा रहे हैं, हम ला देंगे बेटा, और उन्हीं में से किसी का रैंक 1 आएगा, किसी का 2 आ जाएगा, किसी का 3 आ जाएगा। मैं मानता हूं इस बात को, पर अधिकतर रैंक 1 तो सब लिखते हैं ना अपने डेस्क पे। रैंक 1 के बगल में 85% लिखने की हिम्मत दिखाओगे क्या? दिखाना अगर वो हिम्मत, तो अब लिखो AIR1 और बगल में 85%। समझ में आ रहा? तो ये है भैया रैंकर्स का पहला उसूल क्या है, डिसिप्लिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नंबर 2 उसूल क्या है कि भैया बहुत ज्यादा नंबर लेकर के आने पड़ेंगे, अवेयरनेस है उनको कि कितने परसेंटेज लेकर के आने होंगे। नंबर 3, किसने कहा कि रैंक होल्डर्स के 40 नहीं आते सब्जेक्ट में, रैंक होल्डर्स भी 40 ला करके रैंक ला सकते हैं। एंड नंबर 4, यूट्यूब या अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन के लिए रेडी नहीं है वो लोग। अपनी तैयारी करेंगे, खुद से करेंगे, स्कैनर करना है, जो भी करना है। फैकल्टीज आपको हर चीज में गाइडेंस दे रहे हैं, मैं भी गाइडेंस देता हूं, मैं कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, स्कैनर करो मॉक दो, स्कैनर करो मॉक दो। आप इतना सा काम करो, अगर आप इतना सा काम करोगे, यू विल फील कि हाँ आपकी जो भी तैयारी है उसमें कितना तेजी आया है। आई होप ये एक बहुत हार्ड हिटिंग मैसेज, हार्ड हिटिंग ही लगा होगा आपको। मैं कोई सटल मैसेज देना भी नहीं चाह रहा था, कोई अंडर कवर बात नहीं करना चाह रहा था, सीधे मुंह पे बात करना चाह रहा था कि रैंकर स्ट्रैटेजी सबके लिए है, पर रैंक सबके लिए नहीं है। एंड आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंचा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, और यहां तक अगर आपने देखा होगा तो लाइक तो आपने अभी तक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।